हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, उसी से दोस्तों संबंधित मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कुल दोस्तों 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम द्वारा प्रोवाइड किया है। अगर जो भी बच्चे इस वाले वीडियो को अगर लास्ट एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपके विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे के सारे दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे दोस्तों यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उस चैप्टर से संबंधित कुल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। इसीलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस सारे जो क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया है, इन सभी को आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगी। तो आइए मैं लेकर चलता हूं सबसे पहले आपके पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहां पर जो पहला प्रश्न है वो कुछ आपसे ये कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जो बच्चे विद्युत धारा वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, अच्छी तरीके से दोस्तों उस चैप्टर का अध्ययन कर चुके होंगे, तो इसमें बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो में, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उनसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। इसीलिए आप लोग दोस्तों जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे ने विद्युत धारा वाले चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों मेरे इस बताए हुए इस वीडियो में कुल जितने सारे क्वेश्चन है, मतलब कि मैंने 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों बताया है उस चैप्टर से संबंधित, अगर आप लोग इस वीडियो में मैंने जो 100 क्वेश्चन लिया है, अगर उसमें से अगर आप लोग दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका जो विद्युत धारा वाला जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका कवर है, यानी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको दोस्तों पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों फटाफट बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहला का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 2 नंबर पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर बोला जा रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग आवेश का एसआई जो मात्रक है उसे हम लोग वो दोस्तों कूलम के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं दोस्तों कूलम भी बोला जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कूलम ना देकर कूलम दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर पर। देखिएगा, नाभिक के इर्द गिर्द कुछ निश्चित कक्षाओं में निम्न में से कौन घूमते रहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि आपके नाभिक के इर्द गिर्द जो निश्चित जो कक्षाएं हैं उसमें चक्कर लगाने वाले दोस्तों कौन है। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आपका जो नाभिक होता है वो कक्षा के मध्य में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक नाभिक ले लिया और इसके चारों ओर क्या है, विभिन्न प्रकार की दोस्तों कक्षाएं हैं। तो इन कक्षाओं में जो घूमते हैं वो कौन घूमते हैं अपने निश्चित ऊर्जा स्तर के अनुसार। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी अगर परमाणु हो तो उसमें उसके 3 मुख्य अवयवी दोस्तों क्या होते हैं, उसमें दोस्तों उसके अवयव सम्मिलित रहते हैं, जिससे दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जो कि आप ये नाभिक देख रहे हैं ना, इसी नाभिक में उपस्थित होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है कि इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर वो दोस्तों घूर्णन करता रहता है, मतलब इर्द गिर्द वो घूमते रहता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यही समझेंगे कि नाभिक के इर्द गिर्द घूमने वाला दोस्तों जो आपका अवयव है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तीसरा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर पर। देखिएगा 4 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद्युत शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है। आपको दोस्तों वो भाषा बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है ना विद्युत शब्द की उत्पत्ति, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विद्युत ना बोलकर यहाँ पर दोस्तों आपको विद्युत के अंग्रेजी शब्द के बारे में बताया जा रहा है। आप सभी को पता है कि विद्युत का जो अंग्रेजी शब्द है वो दोस्तों होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी का ही दोस्तों अंग्रेजी एक शब्द होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन उसकी जो लिखावट है कुछ अलग है। तो दोस्तों उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लिखावट है वो किस भाषा का है वो दोस्तों आपको यहाँ पर उस भाषा का नाम बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो दोस्तों जो भाषा है आपका वो एक प्रकार का ग्रीक भाषा है। इसीलिए हम लोग चौथा का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट हम लोग कर लेंगे, यानी कौन सा होगा, तो ग्रीक भाषा आपका हो जाएगा। देखिएगा 5 नंबर
नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यानी आपको बताना है कि जो विद्युत आवेश होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है आपका ऋणावेश। यानी जब भी कोई वस्तु अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या अपने इलेक्ट्रॉनों को खोता है तो दोस्तों हम उस वस्तु को बोलते हैं कि वो धनावेशित हो चुका है। अगर कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों में कुछ और बाहर से इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो वस्तु है वो ऋणावेशित हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोएगा उसको बोलेंगे धनावेशित वस्तु और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा जो वस्तु उसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों ऋणावेशित। तो यहाँ पर दोस्तों हमें केवल यही बताना है कि आखिर जो हमारे विद्युत आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि विद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है तो वह दूसरी वस्तु क्या कहलाती है, आपको दोस्तों बताना है। तो देखिए मैंने आप लोग को अभी बताया कि जब भी किसी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो रगड़ क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि पहला वस्तु इलेक्ट्रॉन खोएगा और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, या फिर दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन खोएगा और पहला वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई पहला मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी अगर एक वस्तु अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो दूसरा दोस्तों उस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी। यानी इनका जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कहीं पर भी जाया नहीं जाता है। तो दोस्तों जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है तो उसे हम लोग धनावेशित के रूप में जानेंगे और जो वस्तु दोस्तों अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उसे दोस्तों हम लोग ऋणावेशित के रूप में जानेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है, मतलब एक वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे वस्तु में इनके अपने इलेक्ट्रॉन का अतिरिक्त बाहर से कुछ और इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका दूसरा वस्तु है वो हो चुका है ऋणावेशित। इसीलिए 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 7 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। दोस्तों आपको बताना है कि टंगस्टन जो होता है वो निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलेगा, यानी उसको पिघलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत से यहाँ पर घ छूट चुका है तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर घ लगा लीजिएगा, यानी यहाँ पर पिघलता लिखा चुका है जबकि होगा पिघलता। ठीक है, तो दोस्तों टंगस्टन को पिघलाने के लिए जो ताप होती है वो होती है दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। इसीलिए 7 का जो सही आंसर है हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 8 नंबर पर। देखिएगा 8 नंबर पर आप लोग से बोला जा रहा है परमाणु विद्युत निम्न में से होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों आपका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कितनी बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि जो आपके परमाणु होते हैं वास्तव में वो कैसे होते हैं, मतलब इनकी जो प्रकृति वह कैसी होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कैसा भी अगर आप परमाणु ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों सोडियम हमने परमाणु ले लिया, तो जब तक दोस्तों ये परमाणु के रूप में है तो हम लोग यही समझेंगे कि जितनी इसकी परमाणु संख्या होगी। अब बताइए जो सोडियम है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे हम लोग ये समझेंगे कि सोडियम में आपके प्रोटॉनों की संख्या भी होगी 11 और इसी आपके सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 11। और जब भी किसी परमाणु में उनके टोटल प्रोटॉनों की संख्या उनके टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी तो वो दोस्तों जो आपका परमाणु होगा वो एक प्रकार का उदासीन कहलाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके टोटल प्रोटॉनों की संख्या का जो मान है वो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान के बराबर है। यदि इसी परमाणु में से या तो दोस्तों हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किसी तत्व को दूसरे परमाणु को दे दें या हम किसी दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लें तो उस स्थिति में जो आपका उदासीन परमाणु है वो दोस्तों हो जाएगा आवेशित, यानी वो आयन के रूप में आयनीकृत हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो परमाणु है वो कैसा हो चुका है, तो वो दोस्तों आयनीकृत हो चुका है। लेकिन जब इस परमाणु में टोटल प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो हम लोग ये समझेंगे कि दोस्तों हमारा जो परमाणु है वो है हमारा उदासीन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग यही समझ कर रखिएगा कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद्युत धारा को बोलचाल की आम भाषा में कहते हैं। तो देखिए दोस्तों कभी कभी हम देखिए जैसे आपका घर है तो आपके घर में लाइट आता है तो हम लोग अंग्रेजी में उसको लाइट बोल रहे हैं। तो कभी आप लोग ये बोलते हैं कि विद्युत धारा चला गया या विद्युत धारा आ गया या विद्युत धारा का वोल्टेज कम है या विद्युत धारा का वोल्टेज ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लोग विद्युत धारा का स्थान पर इसके प्रवाची शब्द के रूप में कोई ना कोई शब्द प्रयोग करते
हैं। तो दोस्तों जो शब्द है वो हम यहाँ पर चारों करते हैं, बिजली भी करते हैं, करंट भी करते हैं, करंट आ गई करंट चली गई, ठीक है, लाइन आ गया इसका भी प्रयोग करते हैं। जो ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है वो इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन इन चारों में से बोलचाल की आम मतलब ज़्यादातर जो यूज होता है वो कौन सी भाषा है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ज़्यादातर यूज होने वाली जो भाषा है हमारे आसपास में, हमारे क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे आस पड़ोस में, तो वो दोस्तों होता है विद्युत धारा के लिए बिजली। कौन होता है? तो बिजली होता है। तो इसीलिए 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ ही आप लोग मेरे इस कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग विद्युत धारा को दोस्तों किस रूप में आप लोग बोलते हैं, ठीक है, इसके परिभाषी के रूप में। तो अब देखिए 10 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर यानी कि समान होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है निश्चित है, यहाँ पर दिया है समान। तो दोस्तों निश्चित भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग निश्चित मत यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा समान ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि वो हमेशा जो दोस्तों परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो निश्चित नहीं होगी। दोस्तों इनके परमाणु और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपके बढ़ और घट भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग निश्चित को सिलेक्ट ना करके समान को ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 11 नंबर पर। देखिएगा 11 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, संसार का सबसे कम परिमाण का आवेश निम्न में से कितने कूलाम के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना दोस्तों आपका आवेश होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपका होता है 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलाम। तो ये दोस्तों आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुणे 10 के पावर -19, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपके 11 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 12 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों मुक्त रूप कहने का मतलब कि जब हम किसी पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं यानी उससे हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो दोस्तों वो जो पदार्थ वो बिना किसी दोस्तों रुकावट के अपने से विद्युत धारा को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रवाहित होने दे देता है। तो उस पदार्थ को हम लोग किस रूप में जानेंगे, तो दोस्तों उस पदार्थ को हम लोग विद्युत चालक के रूप में जानेंगे, क्योंकि विद्युत चालक का ही एक ऐसा गुण होता है जो अपने से होकर विद्युत धारा को बिना किसी प्रतिरोध के क्या करता है प्रवाहित होने देता है। तो यहाँ पर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 13 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का कितना भाग होता है। तो भाई मोरे आप लोग समझ के रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का लगभग 1/1836 भाग होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 1/1836 भाग। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को ही सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर में आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पर किस प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों आपका एबोनाइट क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। और जब इस एबोनाइट वाले पदार्थ यानी इस एबोनाइट वाले छड़ को अगर हम लोग ऊन से रगड़ेंगे तो दो आपका वस्तु है, और जब हम दो वस्तु को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो दोस्तों रगड़ क्रिया के कारण इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों आवेश की उत्पत्ति होगी। यानी कि इन दोनों में से आपका जो पहला होगा वस्तु, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वस्तु आपका धनावेशित होगा और दूसरा वस्तु आपका ऋणावेशित होगा। तो आपको ये बताना है कि एबोनाइट पर किस प्रकृति का आवेश आएगा। यानी कि जो एबोनाइट है, जो एबोनाइट की जो छड़ है वो आपका धनावेशित होगा कि वो आपका ऋणावेशित होगा, क्योंकि समान प्रकृति का तो इसमें होगा ना और विमी प्रकृति का तो होगा ना, ठीक है। तो आपको इसी दोनों में से कोनो एगो बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका छड़ है एबोनाइट का वो ऋणावेशित होगा। यानी कहने का मतलब कि ऊन का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोस्तों एबोनाइट में क्या होता है, संचारित हो जाता है। यानी दोस्तों जो ऊन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और जो एबोनाइट की छड़ है वो ऊन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। और इसीलिए दोस्तों हम लोग एबोनाइट के छड़ को ये समझेंगे कि इस पर कौन सा आवेश आया है, तो ये दोस्तों इस पर आवेश आया है ऋणावेशित प्रकृति का। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर पर देखिएगा, इसमें क्या आप लोग से बोला जा रहा है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल होता है। समान प्रकृति का मतलब कि अगर हम दो आवेश ले ले समान प्रकृति का यानी प्लस प्लस, और फिर दो आवेश ले ले हम लोग कौन कौन असमान प्रकृति का, तो आप लोग बताना है कि दोस्तों जो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं इसमें कौन सा बल लगता है, और जो असमान प्रकृति के जो दोस्तों आपके आवेश होते हैं उसमें कौन सा बल लगता है। तो असमान वाला तो आप लोग से पूछाना है, आप लोग से
तो केवल पूछ रहा है कौन सा, तो केवल समान प्रकृति वाला। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि समान प्रकृति वाले आवेशों में लगता है प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग विकर्षण के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। विकर्षण करने का मतलब कि दोस्तों वो एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित ना करने के बजाय एक दूसरे की ओर ढकेलेगा। तो यहाँ पर दिया है आपके ऑप्शन में एगो प्रतिकर्षण, एगो दिया है विकर्षण। तो दोस्तों हम लोग विकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को एक ही समझते हैं, इसीलिए 15 का जो सही आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका बी भी सही है और सी भी सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है। क्योंकि इसमें बी और सी दोनों आ रहा है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही में आप सभी को बता दूं कि जब दोस्तों यहाँ पर आपके असमान प्रकृति के आवेश आएंगे, अगर परीक्षा में क्वेश्चन पलट कर पूछ दिया कि असमान प्रकृति के बीच कौन सा बल आपका लगता है, तो दोस्तों आप लोग यही बताना कि असमान प्रकृति के बीच जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण वाला। यानी जो असमान प्रकृति वाले जो दोस्तों आवेश होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि जो प्लस है वो माइनस को अपनी ओर खींचेगा। तो यानी क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसमें कौन सा बल लगा, तो वो दोस्तों लग रहा है आकर्षण बल। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्युत प्रवाह की जो दिशा है वो मानी जाती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो दोस्तों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। यानी कहने का मतलब कि ये दोस्तों धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हम लोग 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके रखेंगे। आइए 17 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों आप लोग बताना क्या, तो यहाँ पर कि जो विभवांतर होता है उसके एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है दोस्तों आपका वोल्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वोल्ट। 18 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इनमें से विद्युत रोधी कहने का मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, यानी वो अपने से होकर बिल्कुल भी विद्युत धारा को बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होने देता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत रोधी, जिसका एक अन्य नाम अचालक भी कहलाता है या फिर उष्मारोधी भी दोस्तों हम लोग कहते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो मोम है वो भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत रोधी है, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जो लाह है वो भी एक प्रकार का विद्युत रोधी है। जो आपका शुद्ध जल है इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल में क्या करना पड़ता है, हमको कुछ लवण मिलाना पड़ता है, तब जाकर क्या करते हैं हम लोग इस जल को अशुद्ध यानी अशुद्ध बनाते हैं, तब जाकर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी कहने का मतलब कि इन तीनों में से कोई भी पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह को नहीं होने देगा, इसीलिए इस तीनों के तीनों जो पदार्थ है आपके वो आपके विद्युत रोधी कहलाएंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी उपयुक्त सभी। 19 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है आप लोगों से। 19 नंबर में कहा जा रहा है किसी चालक पदार्थ के किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 19 नंबर में यही बताया जा रहा है कि कोई भी अगर चालक पदार्थ है तो उस चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करके रखिएगा। यानी आप सभी जानते हैं कि दोस्तों प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का जो सतत प्रवाह होता है वही दोस्तों आपके विद्युत धारा के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। तो हम लोग विद्युत धारा को ही क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे। देखिए 20 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो एक कूलाम जो आवेश होता है ना वो होता है आपको 6.25 गुणा 10 के पावर 18। कितना होता है, तो 10 के पावर 18। तो दोस्तों यही समझ कर आप लोग रखिएगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉनों के वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 का जो ऑप्शन है वो दोस्तों दिया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 21 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, निम्न में से कूलाम को किससे सूचित किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग इनमें से जो कूलाम है वो हम लोग सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर सी से, क्योंकि दोस्तों हम लोग कभी भी अगर कूलाम को अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो दोस्तों हम लोग उसको क्यू से ना लिखकर हम लोग किसे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। और इसीलिए इसका जो संकेतन है हम लोग उसको दोस्तों सूचित करते हैं इसके बड़े अक्षर के रूप में। यानी अगर दोस्तों हम लोग भौतिक मतलब विद्युत धारा के दोस्तों क्रम में अगर हम लोग आवेश के लिए दोस्तों जो मात्रक है अगर हम लोग कैपिटल अक्षर सी लिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों क्या है, यह कूलाम्ब का प्रतीक का बोध करा रहा है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर में देखिए 22 नंबर में क्या आपसे बताया जा रहा है, अनंत पर विद्युत विभव का मान माना गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि अनंत पर विद्युत विभव का जो मान है वो कितना माना गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनंत पर विद्युत विभव का जो मान है वो दोस्तों शून्य माना गया है, यानी वहां
पर दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी दोस्तों मतलब वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब वहाँ पर कोई दोस्तों मान माना ही नहीं गया है। तो जब कोई मान वहाँ पर माना नहीं गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर विभव का मान शून्य है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके रख लेंगे। कौन? तो शून्य, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम किसी आयतन के गैस को दबाते हैं तब हमारे द्वारा संपादित कार्य गैस में किस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई एक दोस्तों यहाँ पर हमने कोई दोस्तों बर्तन ले लिया, ठीक है, और इस बर्तन में क्या है? गैस है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि गैस में क्या होता है? विसरण का गुण पाया जाता है, यानी दोस्तों इनके जो कण होते हैं वो दूसरे से क्या होते हैं? दूर भागते हैं, और इतना दूर भागते हैं कि जितना भी आप बड़ा आयतन अगर रखें, कितना भी कम आयतन वाले अगर गैस को कितना भी बड़ा वाला अगर आयतन में दोस्तों अगर आप लोग रखिएगा तो पूरे आयतन वाले बर्तन में क्या होगा? वो दोस्तों फैल जाएगा। तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब हम किसी आयतन की गैस को दबाते हैं तो मान के चलते दोस्तों कि हम यहाँ पर जो बर्तन है वो ज़्यादा आकार वाला है और यहाँ पर हमने दोस्तों कम आयतन वाले दोस्तों गैसों को इसमें भर दिया है, लेकिन ये जो गैस होंगे वो पूरे बर्तन में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन गैसे के जो कण होते हैं उनको दोस्तों हम लोग कंप्रेस करते हैं, यानी संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित करने मतलब किसको दोस्तों? हम लोग दबाते हैं। तो इनको दबाने के तत्पश्चात हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा किया हुआ जो कार्य होगा वो किस ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपको दबाने के लिए चाहिए किसकी आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आपको दबाने के लिए आपको दोस्तों दाब की आवश्यकता होगी, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो कनेक्टेड हो जाएगी आपके दाब ऊर्जा के रूप में। इसीलिए 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 24 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? निम्न में से विभव कौन सी भौतिक राशि है? तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से आपका जो विद्युत धारा है वो एक प्रकार का अदिश राशि है, उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो विद्युत विभव है वो भी आपका एक प्रकार का कौन सी राशि है? तो आपका अदिश राशि है। तो आप लोग हमेशा सेलेक्ट करके यही रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वही क्या हो जाएगा? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपके विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट, यानी जिस प्रकार से जो मात्रक आपके विद्युत विभव का होता है वही दोस्तों मात्रक आपके विद्युत वाहक बल का होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। देखिए 26 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? स्थितिज ऊर्जा के प्रति इकाई आवेश को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा के प्रति इकाई आवेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा के प्रति इकाई आवेश को विभव कहा जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? इसे हम लोग विभव के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। देखिए 27 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जूल प्रति कूलाम को निम्न में से कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम, यानी कहने का मतलब है कि जूल बटा में कूलाम। तो दोस्तों जूल का होता है दोस्तों आपका क्या? तो जूल का होता है आपका कार्य, कूलाम का मतलब होता है आवेश, यानी जो कार्य यानी जो W है जो C यानी कि जो आवेश Q है, इनका जो अनुपात हो किसके बराबर होगा? तो दोस्तों इनका जो अनुपात है वो आपके विभवांतर के यानी विभव के बराबर होगा। और आप सभी को पता है कि विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जूल प्रति कूलाम को वोल्ट के रूप में क्या करेंगे? समझेंगे। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें 28 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या बताया जा रहा है? एक कूलाम आवेश, यानी कहने का मतलब कि एक कूलाम आवेश धन आवेश करने मतलब कि आपका जो दोस्तों आवेश का जो परिमाण है वो होता है कितना? तो वो दोस्तों है आपका 1 कूलाम, और ये आपका आ रहा है दोस्तों अनंत से। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और दोस्तों जो कार्य किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है? तो वो दोस्तों किया जा रहा है 1 जूल। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कितना? तो दोस्तों आपका 1 जूल यहाँ पर ले लेंगे। तो बोला है कि उस बिंदु का विभव कहलाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? जो 1 कूलम है ना उसको दोस्तों हम लोग इधर भेज देंगे, तो वो आपका हो जाएगा किस रूप में? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों आपके भागा के रूप में, यानी 1 जूल बटा में 1 कूलम। और यहाँ पर आपका जानते क्या बच जाएगा? यहाँ पर आपका बच जाएगा दोस्तों केवल 1, यानी 1 1 कट देगा तो केवल इधर 1 है ना बचेगा। और जूल प्रति कूलम को कौन यहाँ पर व्यक्त करेगा? तो जूल प्रति कूलम को व्यक्त करने वाला होता है आपका विभव, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है 1 वोल्ट, यानी दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसके अनुपात को 1 वोल्ट के रूप में क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या होगा दोस्तों? आपका राइट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर में आपसे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आलेसान
अलेसांद्रो वोल्टा किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों 29 नंबर में आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपको सही आंसर आपको इसमें बताना है। तो मैं आपको बिना देर किए मैं बता दूं कि जो अलेसांद्रो वोल्टा थे वो दोस्तों इटली के देश के निवासी थे। तो यहाँ पर आप लोग इटली क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके रख लीजिएगा। देखिए 30 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक धन आवेश को एक अनावेशित वस्तु की ओर ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो देखिए एक धन आवेश यानी इस पर कोई ना कोई आवेश है, तो कैसा आवेश है, तो धन यानी धनात्मक आवेश है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इस पर चार्ज प्लस, ठीक है, प्लस क्यू है, और इसको हमको लेकर जाना है किधर, तो दोस्तों हमको लेकर जाना है दोस्तों एक ऐसे वस्तु के ऊपर जिसके ऊपर कोई बिल्कुल भी आवेश चार्ज है भी ना किया है, यानी कि इस पर जो आवेश का जो मान है वो कैसा है, वो शून्य है। तो जब दोस्तों हम लोग इस धनावेश को अगर हम लोग अनावेशित वस्तु की ओर लेकर जाएंगे तो इसमें हमें दोस्तों ले जाने में कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए ये दोस्तों जो आपका आवेश है वो तो आपके अनावेशित वस्तु की ओर तो जा नहीं सकता। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर प्लस आवेश को यहाँ पर अनावेशित वस्तु की ओर लेकर जाएंगे तो दोस्तों हमारे द्वारा किया हुआ जो कार्य होगा वो शून्य होगा, ठीक है, यानी दोस्तों हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो धन आवेश है वो अनावेशित वस्तु की ओर क्या होगा, वो दोस्तों ऑटोमेटिक बिना कार्य किए क्या होगा, वो दोस्तों स्थानांतरित हो जाएगा। इसीलिए आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखिएगा कि हाँ यहाँ पर हमारा द्वारा किया जो कार्य होगा वो हो जाएगा शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर में देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया जा रहा है, एक धनावेशित वस्तु का विभव निम्न में से होता है। तो दोस्तों एक धनावेशित वस्तु का जो विभव होता है वो होता है धनात्मक, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। वह आवेश जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगा, यानी आपको बताना है कि जो आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगा उस आवेश का दोस्तों नाम क्या है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों आपका जो ऋण आवेश है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है, वो दोस्तों गतिशील होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश के पास अगर हम लोग माइनस क्यू आवेश को अगर छोड़ दें तो वो दोस्तों बिना कोई कार्य किए क्या होगा, वो दोस्तों आपके प्लस क्यू की ओर वो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि दो असमान प्रकृति वाले जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और साथ ही जब यहाँ पर चिन्ह है प्लस का तो इसकी यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये समझ के रखेंगे कि आपके प्लस क्यू का जो परिमाण है वो आपके माइनस क्यू आवेश के परिमाण से ज़्यादा है। इसीलिए क्या करेगा कि जो प्लस क्यू आवेश है वो दोस्तों माइनस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो आपके प्लस क्यू आवेश की ओर आकर्षित होने वाला जो आवेश है वो होगा ऋण आवेश। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण आवेश ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 33 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब धातु के दो गोलों ए और बी को क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित करे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक धातु का गोला ले लिया और एक यहाँ पर हमने धातु का गोला ले लिया, दो हमने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर धातु का गोला कर लिया। ये आपका धातु का गोला मान के चलते हैं ए है और ये आपका धातु का गोला मान के चलते हैं बी है। तो हमने दोस्तों धातु ए वाले गोले को हमने धनावेशित कर लिया, यानी इसमें क्या है केवल प्लस आवेश है, और इसको हमने ऋणावेशित कर लिया, इसमें क्या है केवल माइनस आवेश है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि तांबे के एक तार से इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि बोला है कि तांबे के एक तार से जोड़ दिया जाता है। तो हमने एक तांबे के तार से इन दोनों को हमने क्या किया दोस्तों, हमने जोड़ दिया। तो बताना है कि तार से इलेक्ट्रॉन किस ओर प्रवाहित होगा, तार से होकर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर प्रवाहित होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि तार से होकर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऋणावेश करने का मतलब कि बी से ए की ओर प्रवाहित होगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी जाना कि जो आपका दोस्तों जो आपका ए गोला है उसमें धनावेश है, यानी कहने का मतलब कि इसका जो परिमाण है वो आपके बी गोले के परिमाण से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आवेश है, और जब इसका परिमाण ज़्यादा है तो दोस्तों ये क्या करेगा कि ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। जब ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा तो बी गोले से जो आवेश है वो ए गोले की ओर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि यहाँ पर जो तार से होकर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बी से ए में प्रवेश करेगा, यानी बी से होकर ए में जाएगा। तो आपका 33 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपके 34 नंबर में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक ऐसी युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर को बनाए रखती है। तो दोस्तों ये जो युक्ति है ना आपका वो कहलाती है आपका सेल या फिर बैटरी। सेल भी बोल सकते हैं और बैटरी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेल भी दिया है और साथ ही आपके बैटरी भी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि दोनों, ठीक है। बात करते हैं 35 नंबर पर। देखिए विभवांतर और आवेश का गुणनफल निम्न में से किसके बराबर होता है।
विभवांतर यानी कि भी और आवेश यानी कि क्यू, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि विभवांतर और आवेश का जो गुणनफल है वो बराबर होता है इनके कार्य के। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्य होता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो डब्ल्यू के रूप में जानते हैं। तो कार्य के बराबर होता है जिसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत यानी विद्युत कार्य। तो यहाँ पर 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 36 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वह पथ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह सतत रूप से निरंतर होते रहता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस किसी भी पथ से विद्युत धारा का प्रवाह सतत और निरंतर रूप से होते रहता है तो उस पथ को हम लोग दोस्तों परिपथ के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का बंद पथ होता है। अगर हम लोग दोस्तों बंद पथ से अगर विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं करेंगे, अगर हम लोग खुला पथ से अगर प्रवाहित करेंगे तो दोस्तों उस स्थिति में आपके उस पथ से बिल्कुल भी आपका जो धारा होगा वो बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कि मान चलते हैं कि हमने यहाँ पर दोस्तों एक हमने यहाँ पर क्या किया, परिपथ हमने बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमने एक क्या कर दिया दोस्तों, सेल को जोड़ दिया। तो जब हमने इस सेल को जोड़ दिया तो यहाँ से क्या है, ये दोस्तों हमारी बैटरी है। तो इससे क्या होगा, ये दोस्तों यहाँ से धारा प्रवाहित होगा। अब बीच में से हम तारवा काट दें यानी हमारा परिपथ क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, इस वाले तार में नहीं होगा। तो जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इसको हम लोग बिल्कुल भी परिपथ के रूप में नहीं जानेंगे। परिपथ करने का मतलब कि धारा का जो पथ होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करके रख लेंगे। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से गमन करता है तब विद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो 1 वोल्ट विभवांतर से गमन कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो आपके विद्युत कार्य जो होता है वो बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर यानी कि विभव के। ठीक है, और आप दोस्तों ये भी जानते हैं कि विद्युत दोस्तों जो कार्य होता है वो आपका संचित हो जाता है ऊर्जा में। ठीक है, तो हम लोग इसी कार्य को हम लोग यू के रूप में क्या करते हैं जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। और इस यू का जो मान होगा वो भी दोस्तों उतना ही होगा, क्यू गुणे भी। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग इस रूप में क्या समझेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, क्योंकि इसमें स्थिति में क्या हो रही है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है। तो दोस्तों यू बराबर जो आप क्यू भी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो क्यू है उसका मान है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर जो भी है उसका मान है दोस्तों 1 वोल्ट। क्या बोला है, 1 वोल्ट के विभवांतर है ना, यहाँ पर 1 वोल्ट है तो वो है दोस्तों आपका 1 वोल्ट है। तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा क्या निकल कर आएगा, 1 यू। तो जो दोस्तों यहाँ पर 1 यू है ना, उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, जिसका संकेतन होता है 1 eV। क्या होता है 1 eV, यानी इसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 38 नंबर में क्या यहाँ पर आप लोग से बोला जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से कितने जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से कितने जूल के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ कर रखिए कि आपका जूल कैसे आएगा। तो दोस्तों आपका जो जूल होता है वो आपके आता है कार्य को लेकर, यानी डब्ल्यू बराबर मतलब जो कार्य होता है उसको हम लोग किस रूप में मापते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग जूल के रूप में मापते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होगा क्या, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आपके आवेश गुणे विभव। ठीक है, आज जो आवेश है वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 ई गुणे कितना हो जाएगा आपका भी। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा वो कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है आप लोग अभी जानते हैं, मैंने आप लोग बताया था 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, इतना होता है कूलम। और साथ ही देखिए जो आपका विभव है तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट है। और वोल्ट को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो दोस्तों वोल्ट को हम लोग जानते हैं जूल। अब बाटा में दोस्तों आपका हो जाएगा कूलम। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका दिया हुआ है ना मान, तो ये दोस्तों किस रूप में है, तो ये आपके कूलम के रूप में है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा में कूलम। ठीक है, तो कूलम और कूलम आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल जूल। तो आपका मान निकल कर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम नहीं जूल, याद रखिएगा। तो कौन आपका सही आंसर होगा, तो वो हो जाएगा आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 39 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो जो गतिशील कण होंगे वो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ आप लोग ये भी याद रखना कि आपके चालक तार में प्रवाहित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं मुक्त है। कभी भी दोस्तों जो
आपके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे जो मुक्त होंगे वही क्या होते हैं आपके चालक तार से प्रवाहित होते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्रवाहित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए 40 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है वह कहलाता है प्रतिरोधक, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिरोधक को ही सिलेक्ट कर लेंगे। और विद्युत धारा का रोकना क्या कहलाता है, उनका गुण कहलाता है, जिसको हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के रूप में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक के 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखिए VA यानी जो दोस्तों पहला बिंदु पर जो आपका वोल्ट है, जो आपका विभव है वो कितना है, तो है दोस्तों आपका 118 वोल्ट है। ठीक है, आज जो दोस्तों आपका दूसरा बिंदु है उसको हम लोग मान देते हैं, यहाँ पर मान के चलते हैं VB, उस पर जो आपका दोस्तों आपका जो विभव है वो कितना है, तो 128 वोल्ट है। और आप सभी जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो कहलाता है दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों घटा लेंगे, यानी VB माइनस VA, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का जो अंतर वही कहलाएगा विभवांतर। तो VB का जो मान है वो है दोस्तों कितना, तो वो है आपका यहाँ पर 128 वोल्ट है। आज जो VA है उसका मान है 118 वोल्ट है, यानी घटाने पर निकलेगा यहाँ पर कितना, तो दोस्तों निकलेगा 10 वोल्ट है, यानी विभवांतर निकल कर आ रहा है 10 वोल्ट है। और आवेश दिया है 2 कूलाम, तो कितना कार्य करना होगा। तो आप सभी को पता है कि जो कार्य होता है W वो होता है दोस्तों आपके आवेश और आपके विभवांतर के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों विभवांतर ले लेंगे, यानी कि डेल्टा V, क्योंकि विभव है ना, तो विभवांतर ले लेंगे डेल्टा V। तो Q जो है आपका आवेश वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2 कूलाम, तो हम लोग ले लेंगे 2 कूलाम। और गुणा जो आपका दोस्तों विभवांतर है वो कितना आया था निकल कर, तो वो दोस्तों आया था आपका यहाँ पर 10 वोल्ट है। ठीक है, तो जब हम लोग 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 10 दूनी के 20। और हम लोग कार्य को यहाँ पर जो मात्रा के कार्य का उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो जूल के रूप में। ठीक है, यानी V को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो दोस्तों कूलाम, वो दोस्तों तोड़ कर किस रूप में आएगा, वो आपके आएगा जूल प्रति कूलाम में। तो हाई वाला कूलाम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल जूल है ना, तो 20 जूल आपका होगा। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 42 नंबर में विद्युत धारा निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया अब जस्ट कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर B को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर पर देखिए क्या बताया जा रहा है, किसी चालक को टेढ़ा करने तथा मोड़ने से सामान्यतः उस चालक से प्रवाहित धारा का परिमाण, तो आपको बताना है कि वो बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, कि कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन को देखकर सही सेलेक्ट करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी चालक को टेढ़ा करने या मोड़ने से उस चालक से प्रवाहित धारा का जो परिमाण वो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। तो आप लोग ऑप्शन नंबर B को ही सिलेक्ट करके रखिएगा। 44 नंबर आप लोग यहाँ पर बताया जा रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का। और आप लोगों ने अभी जाना कि टंगस्टन का दोस्तों जो यहाँ पर इसका जो ताप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी इसे गलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में हम लोग टंगस्टन धातु का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो हम लोग ऑप्शन नंबर B को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। देखिए 45 नंबर में आप लोग यहाँ क्या बताया जा रहा है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बैटरी होती है वो किस प्रकार की धारा मुक्त करती है। तो धारा दो प्रकार की होती है, पहला होता है आपका दिष्ट धारा और दूसरा होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DC, आप प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AC। तो आपको बताना है कि आपको बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है, AC की DC। तो दोस्तों बैटरी में जो आपकी धारा होती है वो आपको दोस्तों प्राप्त होती है DC, यानी डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। तो ऑप्शन नंबर B को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 46 नंबर में बोला जा रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों जिस यंत्र से भी हम लोग विभवांतर को मापते हैं उस दोस्तों यंत्र को हम लोग, उस युक्ति को हम लोग दोस्तों वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, जो कि दो बिंदुओं के बीच की विभवों के अंतर को मापता है। उसी यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। देखिए 47 नंबर में बोला जा रहा है किसी विद्युत परिपथ का वह घटक जिसकी मदद से धारा को बंद या चालू किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग किसी भी विद्युत परिपथ में एक ऐसा घटक होता है जिसकी मदद से हम लोग उस परिपथ को बंद या चालू करते हैं। तो उस घटक को दोस्तों आपको नाम बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं वो जो घटक होता है आपका वो होता है दोस्तों आपका कुंजी। इसीलिए 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि दोस्तों कौन, तो आपका हो जाएगा आपका कुंजी। ठीक है, 48 नंबर में देखिएगा क्या बताया जा रहा है, वह यंत्र जो विद्युत धारा की दिशा एवं उसकी उपस्थिति को बतलाता है। तो आपको
आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा की दिशा बताने के साथ उसकी उपस्थिति को भी बतलाता है कि उसमें मतलब सच में उसमें करंट है कि ना है। ठीक है, तो दोस्तों वो है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैल्वेनोमीटर। ठीक है, 49 नंबर में देखिएगा क्या बताया जा रहा है, वह विद्युतीय उपकरण जिसकी मदद से एम्पियर में धारा की प्रबलता को मापा जाता है। तो दोस्तों किसी भी विद्युत परिपथ में अगर हम लोग एम्पियर में धारा मापी यंत्र को मापने के लिए जो यंत्र हम लोग प्रयुक्त करते हैं तो वो जो यंत्र होता है दोस्तों वो कहलाता है आमीटर। यानी कहने का मतलब कि उसमें विद्युत धारा को दोस्तों वो एम्पियर में क्या करता है, मान दोस्तों वो बतलाता है कि दोस्तों आपके चालक से कितनी धारा कितनी एम्पियर में वो प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है एमीटर और आमीटर, तो दोस्तों आमीटर एमीटर कोई बुक में मिलता है, दोनों एक ही चीज़ है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन तो ए और बी दोनों। ठीक है, 50 नंबर पर देखिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है आप लोग से, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, बताना है आप लोगों को ऐसा कौन सा दोस्तों आपका युक्ति है जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका दोस्तों गैल्वेनोमीटर है ना उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 51 नंबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होने पर प्रवाहित आवेश का परिमाण कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझ के रखिएगा कि जो आपका दोस्तों आई है यानी कि जो आपका विद्युत धारा है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और जो समय है वो दिया हुआ है कितना, तो वो दोस्तों दिया हुआ है आपका 10 मिनट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों निकालते हैं आवेश। तो आप सभी को पता है कि जो विद्युत धारा होता है वो आवेश और आपके समय के अनुपात के बराबर होता है, और हमें क्या चाहिए आवेश, तो क्या करेंगे टी को इधर लेकर चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा Q बराबर कितना, तो आई टी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो हमने यहाँ पर Q लिया ना, तो Q बराबर जो हमारा आई है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो आई क्या था हमारा यही ना 0.5 एम्पियर, तो ले लेंगे 0.5 एम्पियर गुणा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा मिनट है उसको दोस्तों हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। तो हम लोग 10 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 600 दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर सेकेंड दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से ये क्या बन जाएगा, ये आपका दोस्तों 5 बन जाएगा 5 एम्पियर गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 60 है। ठीक है, और एम्पियर सेकेंड यानी कि हम लोग कूलाम का जो मात्रक है दोस्तों हम लोग किस रूप में इसको जानते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कूलाम के रूप में, यानी यहाँ पर कैपिटल अक्षर सी को क्या करेंगे यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे। तो जब दोस्तों हम लोग 6 को 5 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 पचे 30 यानी 300 कूलाम निकल कर आएगा, कितना, तो 300 कूलाम। समझते रहिएगा आप लोग। तो आपके 51 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 300 कूलाम। ठीक है, 52 नंबर में देखिएगा, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत हीटर की कुंडली में आपका जो प्रयोग होने वाला दोस्तों जो आपका धातु है, धातु नहीं बोलेंगे मिश्र धातु बोलेंगे क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के धातुएं होते हैं। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका नाइक्रोम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि दोस्तों किस रूप में चेंज होता है, यानी कि जो आपके दोस्तों जो आपका विद्युत ऊर्जा है उसको चेंज कर देता है उष्मीय ऊर्जा में, यानी तापीय ऊर्जा में वो चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे कि अधिक मात्रा में क्या होता है ऊष्मा निकलने लगती है, जैसे कि दोस्तों आपका इस्त्री हो गया, कपड़ा करने वाला हीटर हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब दोस्तों उसके अंदर आपके नाइक्रोम ही क्या होते हैं लगाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम आपका 52 का सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो अगर आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जाना होगा कि इसमें कौन सा नियम आपका सत्य होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो मान है वो आपके भी का लिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि जो विभवांतर होता है वो आपके विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 54 नंबर पर। देखिए 54 नंबर बोला जा रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि जब हम किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ओम के नियम से ये जानते हैं कि जो आर होता है वो
होगा किसके बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा दोस्तों भी बटा आई, क्योंकि आपने अभी जाना कि जो भी था वो था किसके बराबर, था आई इंटू आर के। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आई इधर चला जाएगा तो हो जाएगा भी बटा आई, यानी भागा के रूप में। तो हमारा जो सही आंसर होगा 54 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके रख लेंगे। 55 नंबर देखिए, स्थिर विद्युत आवेश में, तो आपको बताना है कि स्थिर विद्युत मतलब स्थिर जो विद्युत है उसमें जो आवेश वो कैसा रहता है, आपके गति के अवस्था में रहता है कि स्थिर अवस्था में रहता है, विरामावस्था जिसको बोलते हैं, या दोनों ही अवस्था में रहता है, विराम में भी गति में भी। तो दोस्तों स्थिर मतलब जो रुका हुआ हो, यानी कि स्थिर विद्युत में जो आपके आवेश होते हैं वो होता है दोस्तों आपके विरामावस्था में। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। 56 नंबर देखिएगा, इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तब उन सिरों के बीच के चालक का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे प्रतिरोध पूछ रहा था, आप लोगों ने अभी जाना कि जो हमारा प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है आर बराबर भी बटा में आई, जहाँ पर भी हमारा हो गया आपका विभव यानी विभवांतर, आई हमारा हो गया विद्युत धारा। तो दोस्तों मान देवे किया है आपका जो विभवांतर है वो कितना है, तो दोस्तों आपका है 1 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 1 वोल्ट है, जो आपका विद्युत धारा है वो कितना एम्पियर है, तो दोस्तों वो है आपका 1 एम्पियर। तो हम लोग यहाँ पर 1 एम्पियर ले लेंगे, तो 1 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1। और जो दोस्तों यहाँ पर वोल्ट प्रति जो एम्पियर देख रहे हैं वो दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, तो वो दोस्तों आपके बराबर हो जाएगा प्रतिरोध। यानी कहने मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो यहाँ पर हम लोग ओम ले लेंगे, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में ओम नहीं दिया है। 1 ओम के बराबर होगा, यानी 1 ओम की परिभाषा होती है, देखिएगा 1 ओम की परिभाषा होती है यह कि जब किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, तो उन सिरों के बीच के चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा, जबकि प्रतिरोध दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जब एग्जाम में अगर प्रतिरोध न देकर ओम अगर लगा दे, ओम का संकेत होता है ये वाला, तो दोस्तों आप लोग 1 ओम को क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपका 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 57 नंबर में देखिएगा कि आपका यहाँ पर बताया जा रहा है किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई आई के निम्न में से होता है, यानी आपको बताना है कि जो तार का प्रतिरोध है आर वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है कि क्या होता है, आपको दोस्तों यही बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों तार की अगर आप लंबाई बढ़ाइएगा ना तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो हम लोग 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रख लेंगे, ठीक है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 में देखिए, 58 नंबर बोला जा रहा है तार जितना ही मोटा होगा, मोटा का मतलब जितना ही उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका प्रतिरोध उतना ही। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर समझ के बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के फलस्वरूप जो इसमें दोस्तों जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना तो वो दोस्तों जो चालक है उसके क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी वो दोस्तों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो हो गया, देखिए क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर सूचित करते हैं किससे, तो ए से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल होगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपके चालक का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो घटेगा, और जब आपका दोस्तों चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपके उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। तो इसमें क्या बोला, तार जितना ही मोटा होगा यानी उसका क्षेत्रफल जितना ही बड़ा होगा, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो कम होगा, क्योंकि क्या है इसके दोस्तों डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है वो दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। 59 नंबर में बोला जा रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों ताप बढ़ने से जो चालक का प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है, यानी दोस्तों ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो आपके चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 60 नंबर में देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। 60 नंबर आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, आपको दोस्तों यही बताना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग देखकर अच्छे से बताना कि इसमें आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि धातु एवं मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो दोस्तों बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मिश्र धातु है वो भी धातु के संयोग से ही बनता है, तो जब धातु का दोस्तों प्रतिरोध कम होगा तो मिश्र धातु का भी क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो कम ना बहुत कम, बहुत कम, तो बहुत कम क्या
करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर पर देखिएगा क्या बताया जा रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो दोस्तों धातुओं में धारावाहक आपके कौन होते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखिएगा। कोर नहीं, कोर का मतलब होता है बंद इलेक्ट्रॉन। तो बंद इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या होते हैं दोस्तों, आपकी विद्युत धारा में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। तो कौन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर में बोला जा रहा है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर जो नियम लागू होता है वो होता है कूलाम का, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम, जो कि आपके 12th क्लास में दोस्तों आपको पढ़ना है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। 63 नंबर पर देखिएगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने ओम के नियम पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि आपका दोस्तों उसमें अचर क्या होता है। तब सभी को पता है कि नियत या स्थिरता पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चालक सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की सीधे समानुपाती होती है। तो स्थिर या फिर दोस्तों नियत कहने का मतलब कि जो आपका टेम्परेचर है वो दोस्तों आपका नियत होगा। तो 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके रख लेंगे। देखिए 64 नंबर में यहाँ पर आपसे क्या बताया जा रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध संयोजित सभी प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है 64 नंबर में कि विद्युत धारा का जो परिमाण होता है वो कैसा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध संयोजित सभी प्रतिरोधकों से अगर आप लोग विद्युत धारा को दोस्तों प्रवाहित करते हैं तो उनका जो परिमाण होता है वो दोस्तों समान होता है। इसीलिए 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। 65 नंबर पर देखिएगा, इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के निम्न में से होता है। तो दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। 65 का जो सही आंसर होगा कौन होगा आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानुपाती। और डी में क्या बोल रहा है, ए और सी, यानी कि समानुपाती को ही हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग समझे ना मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ। श्रेणी क्रम देखिए आप सभी को जानते हैं, आप दोस्तों सब जानते हैं कि जो आपके विद्युत धारा में प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रकार से किया जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर तौर पर 2 ही रूप में जानेंगे, जिसमें पहला आता है आपका दोस्तों कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा आपका आता है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में ही आपके श्रेणी क्रम संयोजन को देखा जाता है प्रतिरोधों का। इसीलिए दोस्तों हम लोग समानांतर क्रम संयोजन को हम लोग दोस्तों मिश्रित क्रम संयोजन में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध संयोजित जो आपके प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा ना वो दोस्तों उनके प्रतिरोधकों के दोस्तों बिल्कुल समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। 66 नंबर बताया जा रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी अवयवी प्रतिरोधों से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, बड़ा होता है, क्या होता है। तो दोस्तों 66 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि बड़ा भी होता है और अधिक भी होता है, यानी दोनों। यानी कहने का मतलब कि जो आर होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 मान के चलते 3 को प्रतिरोध है, तो इससे इन तीनों से क्या होगा, यह बड़ा होगा, ये इसका मान भी क्या होगा, इन तीनों से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वोल्ट यानी कि V, ठीक है, एम्पियर यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा I। तो V बटा I क्या होता है R, यानी कि दोस्तों यह दोस्तों आपको प्रदर्शित करता है प्रतिरोध को, और प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक होता है ओम। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओम। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम। ठीक है, चलते हैं आपके 68 नंबर प्रश्न पर। पूछा जा रहा है यहाँ पर किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक कौन है भाई, तो दोस्तों किलोवाट जो घंटा है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसीलिए 68 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर पर देखिएगा क्या बताया जा रहा है, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 औसत शक्ति का जो मान होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसीलिए 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा
पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। यानी आपको बताना है कि जो विद्युत शक्ति है, यानी जो विद्युत जो शक्ति का जो संकेत होता है P, वो किसके बराबर होता है। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से विद्युत धारा वाले चैप्टर को अगर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जान चुके होंगे कि P का जो मान होता है इन चारों में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो 70 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका I²R, यानी P बराबर होता है I²R। तो 70 का सही आंसर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 71 नंबर पर देखिएगा, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी घर में दोस्तों जब भी आपकी बिजली की दोस्तों खपत होती है तो उसमें दोस्तों जो खपत की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग यूनिट के चार्ज से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग उसकी गणना करते हैं। इसीलिए 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए वाला जो यूनिट। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। 72 नंबर में देखिएगा, इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से क्या होता है। तो दोस्तों सदैव विभवांतर से दोस्तों आपका दोस्तों होता है अधिक और बड़ा, यानी बड़ा भी होता है और अधिक भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 73 में देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी अवयवी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों से क्या होता है आपको बताना है। यानी कि समानांतर क्रम, देखिए समानांतर क्रम में क्या होता है कि आपका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 1/R, और जो इनके अवयवी जो प्रतिरोधक होंगे वो होंगे इस रूप में, जितने भी लगाए गए हो। जैसे कि मान चलते हैं अगर 2 को लगाया होगा या 3 को, तो 3 को के लिए क्या होगा 1/R1, फिर हो जाएगा 1/R2 प्लस के रूप में, फिर प्लस हो जाएगा 1/ में कितना R3। तो आपको बताना है कि अवयवी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध कम होता है कि ज़्यादा होता है, यही दोस्तों आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 73 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों आपके अवयवी जो प्रतिरोधक है ना, इन सभी से ये कम होगा आपका समतुल्य प्रतिरोध है। इसीलिए 73 का सही आंसर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 74 नंबर पर देखिएगा, यहाँ आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 74 नंबर में प्रतिरोधकों के किस संयोजन में किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो दोस्तों वो कौन सा संयोजन है, वही दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये जो संयोजन है ना प्रतिरोधकों का, वो है आपका समानांतर क्रम संयोजन। यानी कि समानांतर क्रम संयोजन में जितने भी अगर दोस्तों आपके प्रतिरोध आपके लगाए गए होंगे समानांतर क्रम संयोजन में, अगर उसमें से अगर एक प्रतिरोधक को अगर हटा भी देते हैं फिर भी दोस्तों उस चालक से धारा प्रवाहित होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पर जो 74 का जो सही आंसर है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि हम लोग समानांतर को ही बोलते हैं पार्श्व क्रम। कहीं कहीं बुक में देता है पार्श्व क्रम भी, और इसी को हम लोग जानते हैं समानांतर क्रम, ठीक है। 75 नंबर में देखिएगा, इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का क्या नियत अर्थात समान बना रहता है जब वो संयोजन समानांतर क्रम रहता है तब। तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विभवांतर, यानी विभवांतर आपका क्या होता है दोस्तों, वो समान बना रहता है प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करके रख लेंगे। 76 नंबर पर देखिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के क्या होता है। तो दोस्तों यही आपको बताना है। तो दोस्तों बिना देर के मैं आप सभी को बता दूं कि किए गए कार्य के मतलब जो कुल कार्य होता है उसके वो बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेंगे। 77 नंबर पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग से क्या बताया जा रहा है, 1 कैलोरी ऊष्मा लगभग कितने जूल के बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 1 कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लिए। देखिए 78 नंबर में क्या बताया जा रहा है आप लोग से, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, यानी जो बिजली का फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है दोस्तों आपको बताना है। यानी उसका जो तार होता है ना वो किस धातु का होता है, आपको दोस्तों उस धातु का नाम बताना है। तो दोस्तों बिजली के फ्यूज जो होता है ना उसमें जो तार प्रयुक्त किया जाता है वो दोस्तों तांबे और टीन दोनों का होता है। इसीलिए 78 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, 79 नंबर में आप लोग को बताना है। तापीय करने मतलब जिसमें ऊष्मा उत्पत्ति हो, ऊष्मा जिसमें हो, ठीक है, यानी जिससे ऊष्मा दोस्तों निकलती हो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका विद्युत हीटर है उससे भी ऊष्मा निकलेगा, जो विद्युत बल्ब है वो भी आपका गर्म हो जाता है, उससे भी ऊष्मा निकलेगा, जो विद्युत इस्त्री है वो भी आपका गर्म हो जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को इस्त्री करते हैं, ये भी आपका क्या करता है दोस्तों, ऊष्मा उत्पन्न करता है। लेकिन जो विद्युत पंखा है वो बिल्कुल भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। पंखा को कितना भी चला लीजिए दोस्तों, जो इसका दोस्तों जो कॉइल
होता है वो गर्म होता है, ना कि पंखा आपका गर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। यानी दोस्तों इसमें तापीय प्रभाव का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, किसमें, तो विद्युत पंखा में। चलते हैं 80 नंबर पर। देखिएगा 80 नंबर में बोला जा रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है भाई, आपको यही बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर इसका जो दोस्तों प्रतिरोध होता है वो अपरिवर्तन होता है, यानी कि अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब इसके प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को नहीं सी को सिलेक्ट करके रख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 81 नंबर में। देखिए 81 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बताया जा रहा है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप लोग समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या को घटाइएगा ना, तो उस उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध मतलब कि 1 जो आर होगा वो दोस्तों बढ़ेगा। देखिए जितना ही दोस्तों आप लोग इसके अवयवी अगर प्रतिरोध आप लोग इसमें जोड़ते रहिएगा, जितना ही जोड़िएगा उतना ही इसका मान घटेगा, और जितना ही दोस्तों इसमें प्रतिरोधों का मान, इनके जो प्रतिरोधक है उनका मान घटाते जाइएगा, मतलब इनकी संख्या कम करते जाइएगा, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी वो बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 81 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करके रख लेंगे। 82 नंबर में देखिए इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, किसमें भाई आप लोग बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर में देखिएगा इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 वाट जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो 1 वाट होता है वो आपके बराबर होता है 3600 जूल के, यानी 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके, तो 3600 जूल के वो बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका 1 घंटा है वही कन्वर्ट होता है किस में, सेकेंड में। तो दोस्तों जब 1 घंटा में होता है आपका 60 मिनट, तो दोस्तों आपका कितना सेकेंड आपका होगा, तो आपका 3600 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड। और 3600 सेकेंड को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा किसके, कितने जूल के बराबर, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 3600 जूल के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर 83 के जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रखेंगे। 84 नंबर पर देखिए यहाँ पर आप लोग से क्या बताया जा रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह मतलब क्या होती है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर आप लोग दोस्तों इसको अच्छी तरीके से अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बता देंगे। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर इन सभी क्वेश्चनों को अगर बता पाने में अगर वो दोस्तों समर्थवान हो गए, या जितने क्वेश्चनों को दोस्तों अगर ईमानदारी पूर्वक दोस्तों उनका सही ऑप्शन उन्होंने अगर बताया होगा, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग सही ऑप्शन को दोस्तों सिलेक्ट करके आप लोग बताइएगा कि इसका ये सही ऑप्शन होगा, मैंने बताया है। ठीक है, जिससे कि पता चलेगा कि आपने दोस्तों कितना सही आंसर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना वो कैसी होती है, तो मैं दोस्तों बता देता हूं कि वो होती है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, यानी दिष्ट धारा प्रवाहित होती है 220 वोल्ट पर। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। 85 नंबर पर देखिएगा इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, उच्च वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध निम्न वाट वाले बल्ब के प्रतिरोध से क्या होता है, यानी कि कम होता है कि ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर दिया है इसका ऑप्शन क्या होता है, उच्च वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध निम्न वाट वाले बल्ब के प्रतिरोध से क्या होता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया जा रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर 86 नंबर में। देखिए 86 नंबर में बोला जा रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि किसी परिपथ में एक ऐसा दोस्तों जो गुण होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में अगर बदल दे, उस गुण को हम लोग प्रतिरोध के रूप में जानते हैं। यानी वो जो प्रतिरोध है दोस्तों वही क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आपके ऊष्मीय ऊर्जा में वो चेंज करके वो रख देता है। तो इसका मेन कारण होता है आपका प्रतिरोध। इसीलिए 86 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं 87 नंबर में, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रतिरोध बताना है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 87 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 484 ओम। तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग 87 का दोस्तों जो हल है वो आप लोग कॉपी पर कीजिएगा। आप लोग कॉपी पर करके आप लोग देखिएगा कि आप लोग का
484 ओम है वो आप लोग को प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का एक तरीके से वर्क है, आप लोग दोस्तों करके देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं 88 नंबर पर। देखिएगा 88 नंबर बोला जा रहा है किसी निश्चित समय टी में किसी निश्चित प्रतिरोध आर वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण यू उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के किसके समानुपाती होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है वो किसके समानुपाती होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं 88 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका 88 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर पर देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई, ठीक है, दोबारा निश्चित समय टी में, यानी कि जो आपका विद्युत धारा आई है और जो निश्चित समय टी है वो दोनों नियत है, में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के किसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो विद्युत धारा आई है और जो समय टी है वो दोनों क्या है नियत है। तो यहाँ पर जो समानुपाती वो किसके होगा वही दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो समानुपाती होगा वो हो जाएगा प्रतिरोध के, यानी कि आर के। तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेट करके रख लेंगे। ठीक है, यदि एक ही विभवांतर को दो असमान प्रतिरोधकों पर आरोपित किया जाए तो किस प्रतिरोधक में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो कम प्रतिरोधक वाला जो आपका दोस्तों प्रतिरोधक है ना उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। 91 नंबर पर देखिएगा यहाँ पर आप लोग से क्या बताया जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम लोग बोलते हैं क्या, तो दोस्तों बोलते हैं विद्युत शक्ति। तो दोस्तों विद्युत शक्ति भी बोलते हैं और विद्युत सामर्थ्य भी विद्युत शक्ति को ही बोलते हैं। इसीलिए 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 92 नंबर में। देखिए परंपरागत का मतलब कि जो पहले ही से ही लोग मानते आ रहे हैं, मतलब पूर्व जमाना से, मतलब कि हमारे पूर्वज से जो मानते आ रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग परंपरागत धारा। ठीक है, परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गमन की दिशा क्या होती है, तो दोस्तों उसके उल्टा होती है, उसके विपरीत होती है। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा ना उसके विपरीत दिशा में क्या होगा आपकी विद्युत धारा की विद्युत जो आपके चालक हो गया उससे प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा होगी। तो दोस्तों 92 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। ठीक है, 93 नंबर बोला जा रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो निम्न में से आपका अधिक होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके रख लेंगे। जबकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर के अंतर को कहते हैं। आपको बताना है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर के अंतर को गुम वोल्ट बोलते हैं, छिपा हुआ वोल्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुम वोल्ट या फिर विलुप्त वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 95 नंबर में। इसमें देखिए आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। ठीक है, बल्ब से 0.50 एम्पियर की धारा बहती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी शक्ति जो बल्ब की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, यानी दोस्तों आपको पावर बताना है, पी बताना है पावर। तो आप लोग दोस्तों इसको करके आप लोग देख लीजिएगा कि दोस्तों आपका मान कितना निकल कर आ रहा है और मैं आप लोग को इसका मान बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 95 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए 96 नंबर बोला जा रहा है बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए जैसे कि आपका टीवी ना जले, आपका स्टेबलाइजर ना जले, एसी ना उड़े, आपका हीटर ना जले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो 96 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन, तो आपका फ्यूज। ठीक है, बात करते हैं 97 नंबर पर। देखिए 97 नंबर बोला जा रहा है विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते हैं फ्यूज गल जाता है, यानी फ्यूज उड़ जाता है, उसे फ्यूज या फ्यूज तार का क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे फ्यूज या फ्यूज तार का हम लोग सामर्थ्य बोलते हैं, मतलब उस फ्यूज में उतना ही शक्ति थी सहने पर, उसके बाद क्या हुआ आपका फ्यूज वो उड़ गया। तो सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, अनुमातांक भी बोल सकते हैं, क्षमता भी बोल सकते हैं। तो आपके 97 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 98 नंबर देखिए 98 में बोला जा रहा है नाइक्रोम मिश्र धातु में अवयव धातु निम्न में से कौन है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो नाइक्रोम है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो आपको बताना है कि इस मिश्र धातु में कौन से आपके अवयव धातु है, मतलब कौन कौन से धातु से मिलकर आपका नाइक्रोम बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 98 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन सभी धातुओं को मिलने से आपके नाइक्रोम का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस नाइक्रोम जो आपका मिश्र धातु इसके अवयव धातु हो जाएंगे निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 98 का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको दोस्तों सेलेक्ट करके रख लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 99 नंबर में ओम के नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने कब किया था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ओम के नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। इसीलिए
99 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 100 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर, जो कि दोस्तों हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में एम ए से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, का मान बराबर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा आपके 10 के पावर माइनस क्यू एम्पियर के, जिसको हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मिली का मान हो गया आपका 10 के पावर माइनस 3, आई एम्पियर मतलब एम्पियर, तो आपके 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसे समझकर आप लोग अच्छी तरीके से रखिएगा। अगर पूछे क्वेश्चन बदल के कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो सबसे पहले आप लोग को ये ज्ञात रहना होगा कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है। तो दोस्तों 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6, आई एम्पियर तो एम्पियर लगा देंगे, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, इसका जो छोटा मात्रा है एम्पियर का, उसका दोस्तों हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से उसकी गणना या फिर आकलन करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में विद्युत धारा से संबंधित आपके टोटल 100 VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग के लिए कवर करा दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और साथ ही मेरे इस वीडियो में बताए हुए जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल लगे होंगे। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग इस PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही इन सभी क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है इसके दोस्तों नीचे दिया जा रहा है, आप लोग दोस्तों आंसर भी क्या कर सकते हैं, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, विद्युत धारा के चैप्टर से संबंधित इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से अगर कवर कर लिया है, अगर ऐसे ही दोस्तों अगर आप लोग क्वेश्चन और भी अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं या दोस्तों आप लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।